हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठशाला एजुकेशन। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 8 के भूगोल के चैप्टर 2 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम भूमि और मृदा के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से या फिर आप ऊपर कॉर्नर में आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम जल के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम जल से। तो जल क्या एक प्राकृतिक संसाधन है। तो चैप्टर 1 में हमने संसाधनों के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर प्राकृतिक और मानव कृत दो तरह के संसाधन होते हैं। तो जल क्या है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी पर इसके पाए जाने यानी कि इसके वितरण की बात करें तो करीब पृथ्वी के कुल भूपृष्ठ के 70% भाग पर जल उपलब्ध है। मतलब अगर हम कुल पृथ्वी की बात करें तो इसका जो 70% भाग है वो जल से ढका हुआ है। ठीक है। अब इस 70% को अगर हम 100% मान लें तो इस 100% में से जो 97% है वो लवणीय जल है। लवणीय जल कौन सा होता है? वह जल जो कि खारा है यानी समुद्र के रूप में है। बाकी 3% जो जल है वो अलवणीय है। ये अलवणीय का मतलब होता है जिसके अंदर लवण ना हो यानी खारा ना हो, तो कैसा होगा? मीठा पानी। यह वह पानी जिसको हम पी सकते हैं, हमारे पीने योग्य है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो 3% पानी है ये पीने योग्य तो है, लेकिन इसका यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? उसके बहुत से कारण हैं। तो देखिए, अगर हम इसको 3% को पूरा 100% मान लें तो इस 3% का 69% जो है ना वो बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है, हिमानियों के रूप में जमा हुआ है। अंटार्कटिका जो है पूरा का पूरा बर्फ़ से ही ढका पड़ा है। ठीक है, तो ये पूरा महाद्वीप है जो कि पूरा बर्फ़ से ही ढका पड़ा है। साथ ही साथ आप पर्वतीय क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पर बड़े बड़े आपको ग्लेशियर्स मिल जाएंगे जो कि बर्फ़ से ही बने हुए हैं। लेकिन इनका यूज़ हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये ऐसे क्षेत्रों में है जहाँ मानव का पहुँच नहीं है, मानव पहुँच नहीं पाया जहाँ तक। ठीक है, और पहुँच भी जाता है तो वहाँ पर ऐसी क्लाइमेट कंडीशन है, वहाँ पर जो वातावरण है वहाँ का बहुत ज़्यादा ठंडा है, जिस वजह से उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये पहुँच से बाहर है, ये 69% जो जल है। बचा इस 3% का 30%। ये 30% है वो भूजल है। भूजल मतलब जो ज़मीन के अंदर है। अब इसका यूज़ करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा बोरवेल करनी पड़ती है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए 69 प्लस में 30% तो कितना हुआ? 99%। और जो 1% बचा ना, इस 1% यानी 1% से भी कम जल जो है वो ही सिर्फ हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जो कि किस में पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, तालाबों में और जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। तो हमने क्या देखा कि जल जो है हमारे उपयोग योग्य केवल 1% के आसपास है। उसका प्रयोग भी हम विभिन्न कार्यों में करते हैं। जैसे पीने के लिए हम करते हैं, सबसे पहले पीने के लिए करते हैं, धोने के लिए यानी कई चीज़ों में कर सकते हैं, जैसे कपड़े धोने हो गए, बर्तन धोने हो गए, जैसे यहाँ पर गाड़ी धो रहे हैं। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों में हम ये जल का प्रयोग करते हैं। फिर है उत्पादन कार्य में, जैसे उद्योगों में जो उत्पादन होता है किसी भी चीज़ का, जैसे अगर हमें उत्पादन करना है चिप्स का, तो चिप्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू की ज़रूरत पड़ेगी। तो आलू को धोना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो धोएंगे, उसके बाद उसको उबालेंगे। इन सब कार्यों में क्या है? हमें जल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक कृषि में सिंचाई के लिए, जैसे सिंचाई का मतलब यहाँ पर जब आप खेती करोगे यानी कि धान बोना या फिर गेहूँ बोना, कोई भी फसल बोते हैं तो उसमें सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है, तो भी वहाँ पर क्या है? हमें जल की ज़रूरत पड़ती है। फिर है विद्युत द्वारा बांध द्वारा विद्युत उत्पादन आदि में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो बांध है किस तरह से बनाई जाती है। कोई नदी बह रही होती है और वहाँ पर बीच में बांध बना दिया जाता है, जिससे एक साइड का पानी पूरा रुक जाता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है जब पानी, तो उसको दूसरी तरफ छोड़ते हैं और नीचे लगा देते हैं टरबाइन। अब ये टरबाइन जब घूमता है तो विद्युत का उत्पादन करता है। तो यहाँ पर भी कुल मिलाकर क्या है? जल की ज़रूरत पड़ रही है, जल का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जल हमारे लिए बहुत ही कम मात्रा में, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन उसका भी प्रयोग हम विभिन्न कार्यों में कर रहे हैं। इससे समस्या क्या पैदा हुई है? इससे जल की कमी होने लग गई है। इसका कारण क्या है? क्यों जल की कमी हो रही है? तो पहला है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि किसी क्षेत्र में जहाँ पर पहले सिर्फ 10,000 ही लोग रहते थे, अब वहाँ पर क्या है? 10 की जगह 50,000 लोग रह रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जनसंख्या तो बढ़ रही है, लेकिन जो वहाँ पर जल था, जल तो उतना का उतना ही है, वो बढ़ नहीं रहा है बल्कि घट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी खपत बढ़ रही है, उसकी भोजन की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। भोजन की मांग बढ़ने से क्या? फसलों का उत्पादन ज़्यादा हो रहा है। फसलों का उत्पादन में क्या होता है? जल की ज़रूरत पड़ती है, जिससे जल की कमी हो रही है।
यहाँ पर एक नकदी फसलें जो हैं उनकी भी मांग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अब ये नकदी फसलें कौन सी होती हैं? जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे गन्ना, तम्बाकू, जूट। अब जितनी भी तरह की जो फसलें होती हैं ना, जैसे अगर हम गन्ने की बात करें तो इसको उगाने में जल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। यानी ये ऐसे क्षेत्रों में की जाती हैं जहाँ पर आपको पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध हो सके, जिससे उस क्षेत्र में जो जल है उसकी कमी होती चली जाती है। ठीक है? फिर है बढ़ता नगरीकरण। बढ़ता नगरीकरण का मतलब है कि जहाँ पर कुछ लोग रहते थे एक ही क्षेत्र में, तो वो जल को कम यूज़ करते थे उस आस-पास। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई नगर है, अब ये नगर क्या करेगा, आस-पास जो भी जल स्रोत होंगे वहाँ से जल का यूज़ करेगा। लेकिन जब यहाँ पर नगर नहीं था, गाँव था, तो वो अपने आस-पास का जो जल था उसका यूज़ लिमिट मात्रा में कर रहे थे, बहुत कम कर रहे थे। लेकिन जैसे-जैसे लोग यहाँ पर आने लग गए, ठीक है, यानी ये नगर बड़ा होने लग गया, बहुत बड़ा होने लग गया, तो जहाँ पर भी यहाँ जल का स्रोत होगा उसकी खपत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि एक टाइम पे वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है? तो बढ़ता नगरीकरण भी क्या है, एक जल समस्या का कारण है। अब इससे समस्याएँ क्या-क्या उत्पन्न हुई हैं? तो विश्व के कई देशों में जल की कमी हो गई है, जैसे अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, ऑस्ट्रेलिया। फिर जल का अति उपयोग बढ़ा है। अगर मान लिया कि जनसंख्या बढ़ी है, जनसंख्या बढ़ेगी क्या करेगी? तो संसाधनों का उपयोग ज़्यादा करेगी। संसाधनों का उपयोग करने का मतलब है कि वो जल का उपयोग भी बहुत ज़्यादा करेगी, तो जिससे क्या हो रहा है, जल का अति उपयोग हो रहा है। ठीक है? उपयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। फिर है जल स्रोत दूषित हो रहे हैं। जैसे हमने क्या देखा है कि नगरीकरण बढ़ रहा है। अब ये नगरीकरण बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हम दिल्ली की बात करें तो जो दिल्ली है, दिल्ली के बगल से निकलती है यमुना नदी। अब इस यमुना नदी में दिल्ली का सारा कूड़ा कचरा मल-मूत्र सारा बहा दिया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये एक नदी कम नाला का ज़्यादा लगता है, तो ये भी जल प्रदूषण का एक कारण है। फिर है कई क्षेत्रों में सूखा पड़ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जिस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होगी, बहुत ज़्यादा जल का उपयोग किया जा रहा होगा बिना किसी किसी योजना के, ठीक है, तो वहाँ पर जल की कमी हो जाएगी और वहाँ पर सूखा पड़ सकता है। अब हम बात करते हैं कि जो जल की कमी हो रही है या फिर जो भी समस्याएं आ रही हैं, हम उससे जल संसाधनों का संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं कि भविष्य में हमें जल के लिए लड़ाई ना लड़नी पड़े, हमें जल के लिए मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। ठीक है? तो इसका हम संरक्षण किस तरह से कर सकते हैं? तो इसका पहला उपाय है वनीकरण द्वारा। तो वनीकरण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। ठीक है? यानी कि पौधों को लगाना। तो धरातलीय प्रवाह मंद होने से भूमिगत जल पुनः पूरित हो जाता है। तो ये यहाँ पर क्या बताया गया है, धरातलीय प्रवाह के बारे में बताया गया है कि अगर हम वनीकरण करेंगे यानी ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे तो वो धरातलीय प्रवाह को कम कर देगा, जिससे भूमिगत जल है ना पुनः पूरित हो जाएगा। जो ज़मीन के अंदर जल है ना, जो हमारे काम आता रहता है, समय समय पर हम बोरवेल के जरिए ऊपर निकालते हैं, उसको पीते भी हैं, सिंचाई भी करते हैं, उसकी इससे पुनः पूर्ति होती है। अब ये वनीकरण द्वारा कैसे होती है? तो मान लिया कि दो स्थितियाँ हैं। पहली स्थिति में पानी बह रहा है और वहाँ पर कोई भी पेड़ पौधे नहीं है, तो पानी बह के सीधा निकल जाएगा, मिट्टी को बहाता हुआ निकल जाएगा। लेकिन दूसरी स्थिति है जहाँ पर कुछ पेड़ पौधे हैं, कुछ घास है, ठीक है, कुछ वनस्पति है, तो वहाँ पर जब जल बह रहा होगा तो उसकी जड़ों के आसपास वो रुक जाएगा, जिससे वो धीरे करके वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा। और ये ज़मीन के अंदर जाने का मतलब है कि भूमिगत जो जल है ज़मीन के अंदर, उसकी वो पुनः पूर्ति करेगा। जो हम जल निकाल लेते हैं वो दोबारा से उतना ही बढ़ जाएगा। तो पहला तो हमारा जो उपाय हो गया वो हो गया वनीकरण। दूसरा है गंदे जल को जल स्रोतों में छोड़ने से पहले साफ करना। तो हमने ये देखा है कि जल को हम ना बना सकते हैं ना तो उसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उसको गंदा ज़रूर किया जा सकता है। तो जो उपलब्ध है जल, उसको गंदा होने से बचाने के लिए ये ज़रूरी है कि जो गंदा जल है उसको अच्छे जल में, जैसे नदी में या फिर तालाबों में छोड़ने से पहले उसको साफ़ करना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो ये किसी सीवर का पानी है, जो कि बिना साफ़ किए ही एक जल स्रोत में, जो कि नदी भी हो सकती है, तालाब भी हो सकता है, उसमें छोड़ दिया गया है। तो अगर इसको साफ़ करके छोड़ा जाता तो इतना ज़्यादा ये जलीय जीव या यानी मछलियों के लिए इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होता। अब ये गंदा छोड़ दिया गया है तो इससे पूरा जल दूषित हो जाएगा। तीसरा उपाय है जल संग्रहण। तो जल संग्रहण किस लिए किया जाता है? बहते जल को इकट्ठा करने के लिए। तो मान लिया कि अगर किसी क्षेत्र में जल की कमी है, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब भी बारिश होगी तो छतों पे क्या करते हैं, इस तरह से एक पाइप द्वारा अपने टैंकों में जल को इकट्ठा कर लेते हैं ताकि भविष्य में उसका उपयोग किया जा सके, जिसे हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पर देखिए डायग्राम से आप समझ सकते हो, जैसे यहाँ पर ये बादल हैं और इनसे क्या हुई, बारिश हुई।
बारिश होने के बाद घरों पे क्या कर दिया इन्होंने, इस तरह से ढलान वाली छतें बनाई और उनकी दोनों तरफ लगा दिए पाइप, और ये पाइपों से क्या होगा, पानी जाएगा एक फ़िल्टर में होता हुआ, जिससे कि ये जो इतनी मिट्टी वगैरह होगी इस फ़िल्टर में रुक जाएगी और वो सारा पानी छन के कहाँ जाएगा, एक टैंक में जाएगा। भले ही ये पानी पीने लायक नहीं है, लेकिन इसका यूज़ आप अन्य चीज़ों में कर सकते हो। जैसे अगर आपको गाड़ी धोनी है तो उसमें इसका यूज़ कर सकते हो, अपने पौधों में, गार्डन में इससे पानी लगा सकते हो, आप चाहो तो इससे अपने कपड़े भी धो सकते हो और टॉयलेट फ्लश में भी इसका यूज़ कर सकते हो। बाकी अगर एक्स्ट्रा पानी यहाँ पर बच जाता है तो ये एक वेल में यानी कुएँ में चला जाएगा, और कुआँ किससे कनेक्टेड होता है, वो होता है भूमिगत जल से। तो जो कुआँ होगा वो धीरे-धीरे पानी कहाँ पहुँचा देगा, ज़मीन के अंदर पहुँचा देगा, जिससे कि जो भूमिगत जल है वो भी पुनः पूरित हो जाएगा। तो यहाँ पर जल संग्रहण के बहुत सारे फ़ायदे हैं, हम अपने यूज़ करने के लिए तो ले ही सकते हैं, साथ ही साथ जो प्रकृति का ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल है वो भी पुनः पूरित हो जाता है, दोबारा से भर जाता है। चौथा उपाय है सिंचाई नहरों को पक्का करना। सिंचाई का मतलब है कि जब हम खेतों की सिंचाई करते हैं यानी खेतों को पानी देते हैं खेतों में, तो वो एक नहर के ज़रिए देते हैं। जैसे अगर मान लिया ये कोई ट्यूबवेल है जिससे हमें पानी निकाला हमने ज़मीन के अंदर से और इसे पहुँचाया एक खेत में पहुँचाना है। तो इस ट्यूबवेल से लेके जो खेत है उस तक का जो रास्ता होगा वो क्या है, एक नहर होगी। अब ये अगर कच्ची होगी तो क्या होगा, यहाँ पर जल रिसाव होगा। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना है, उसको पक्का करना है। इस तरह से आप देख सकते हो जब पक्का हो जाएगा, नहर पक्की होगी तो ना तो जल इधर जाएगा ना इधर जाएगा और ना कहीं और जाएगा, जिससे क्या होगा, जल वेस्ट नहीं होगा और सीधा जहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत है वहाँ पर पहुँच जाएगा। पाँचवा तरीका है छिड़काव सिंचाई। यहाँ पर सिंचाई करने के लिए किसी नहर का उपयोग ना करते हुए पाइपों द्वारा छिड़काव किया जाता है, जिससे कि ज़्यादा जल वेस्ट ना हो और डायरेक्टली पौधों के ऊपर पानी को छिड़का जा सके। और लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ड्रिप या फिर टपकन विधि से सिंचाई करना। इसमें ये सिंचाई उन क्षेत्रों में यूज़ की जाती है जो कि शुष्क प्रदेशों में स्थित हैं। शुष्क प्रदेश कौन से होते हैं, जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, तो वहाँ पर पानी को बचाने के लिए ड्रिप टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पूरा का पूरा पाइप होता है जिसमें छोटी-छोटी नोज़ल्स लगी होती हैं, और ये नोज़ल क्या करती हैं, इनको खोल दिया जाता है और इनसे एक-एक बूँद करके पानी नीचे गिरते रहता है, जो कि पौधों की जड़ों के पास गिरता है ताकि उस पौधे को पानी धीरे-धीरे करके मिले। अगर बहुत जल्दी से एकदम से तेज़ी से गिरेगा तो आधा पानी क्या होगा, वाष्प बन के उड़ जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से पानी की वेस्टेज बचाने के लिए शुष्क प्रदेशों में ड्रिप यानी टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस पार्ट में हमने क्या देखा कि जल का पृथ्वी पर वितरण किस तरह से है, कि हमारी जो पृथ्वी है उसका 70% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस 70% का यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लवणीय जल है। जिसका यूज़ कर सकते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में है। उसका भी उपयोग हम कई सारी चीज़ों में करते हैं, जैसे हम पीने के लिए, अपनी गाड़ी धोने के लिए, पौधों में पानी डालने के लिए, सिंचाई के लिए, बहुत सारी चीज़ों में करते हैं। जिससे क्या हो रहा है, जल की कमी हो रही है। इसके कारण क्या है, जल की कमी के कारण कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, नगरीकरण बढ़ रहा है, ठीक है? लोगों की माँग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लोग नकदी फसलों की माँग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उनके लिए भोजन चाहिए, ठीक है? बहुत सारे कारण हैं। फिर उत्पन्न समस्या क्या-क्या हुई हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, कई जगह सूखा पड़ गया है। फिर हमने इसको समस्या को हल करने के लिए कुछ विधियों के बारे में जाना।